तो आपको मैं स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसका नाम आप लोग के सिलेबस में DSMS, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर करके है, ठीक। तो बेसिकली इसमें स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी जाएगी। अभी तक आप लोगों ने केवल RCC पढ़ा है सेकेंड ईयर में, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो देखो स्टील स्ट्रक्चर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर स्टील, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील और सम स्टील सेक्शन, ठीक। तो हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक। तो जैसे आप लोग RCC में क्या देखे हो, RCC में जो भी आपका बीम, कॉलम, स्लैब ये सब जो पड़ता है वो किसके बने होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के। और बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल है आप लोग यूज करते हो, आपका स्टील हो गया जिससे आप लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, सीमेंट है, सैंड है, मोर्टार है, एग्रीगेट है, प्लास्टिसाइजर्स है, ये सारे यूज करते हो। पर स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टील स्ट्रक्चर में आप लोग बीम दोगे, कॉलम दोगे, ठीक है। अगर आपको स्लैब देनी होगी तो स्लैब भी आप लोग शेड की दोगे जो कि स्टील की बनी होगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कॉलेज में भी शेड पड़े हुए हैं, टीन शेड जिसे भी बोलते हैं आप लोग, ठीक। और इन सब का जो कनेक्शन होगा, जैसे RCC में क्या करते थे आप लोग, उसकी कास्टिंग करते थे, कंक्रीट की कास्टिंग करते थे और जिसको भी जोड़ना रहता था सीमेंट से जोड़ते थे, ठीक है। पर इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी आप लोग का कनेक्शन होगा वो कनेक्शन दो प्रोसेस से जुड़ेगा, या तो बोल्ट नट बोल्ट के प्रॉपर नट बोल्ट के थ्रू और या तो वेल्ड के थ्रू, ठीक। तो पहले हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर देख लेंगे कि कैसे कैसे होते हैं, जैसे बीम थोड़ा देख लेंगे, कॉलम देख लेंगे, फिर उसके बाद कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कनेक्शन देना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना, और ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक। तो स्टील स्ट्रक्चर आया ही क्यों, सबसे पहले ये जान लो कि स्टील स्ट्रक्चर हम लोग यूज ही क्यों किए। तो स्टील स्ट्रक्चर हम लोग यूज किए हैं इसलिए क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता था, जब भी जैसे मान लो छत आप लोग डालते थे, जैसे सपोज कर लो ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, तो इन दोनों को कनेक्ट आप लोग स्लैब के थ्रू कनेक्ट करते थे, या RCC ब्लॉक कह लो या स्लैब कह लो, स्लैब के थ्रू कनेक्टेड करते थे, ठीक है। और इसकी थिकनेस, ये कितना थिक होगा, इसकी ग्रेड क्या होगी, ये टोटल डिपेंड करता था इस पे टोटल लोड कितना आ रहा है, ठीक है। जो कि कितना होता था, डेड लोड प्लस लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, जो भी लोड है वो सारा, ठीक है। तो वो उस पे डिपेंड करता था, तो टोटल लोड इस पे कम आता था, ठीक है। इस पे टोटल लोड कम आता था तो हम लोग सिंपल कंक्रीट यूज करते थे। अगर वही लोड बढ़ा दिया जाए, ठीक, जब वही लोड आप बढ़ाओगे तब इसमें क्या करोगे आप लोग, स्टील यूज करोगे, सरिया जिसे बोलते हैं, स्टील बार यूज करोगे, ठीक, स्टील बार यूज करेंगे। जब लोड हम क्या करेंगे, जब लोड बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी लोड जब हम लोग और बढ़ाएंगे, जब लोड और बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ये लोड को सह ले इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे इसकी डेप्थ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब लोड बढ़ाना होगा तो बीच में क्या करेंगे, इसकी हम लोग डेप्थ इंक्रीज करेंगे, ठीक। पर डेप्थ भी इंक्रीज करने की एक लिमिट है, ये नहीं कि पूरा अच्छा खासा इसका डेप्थ रख दो स्लैब का, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है जो कि आपका IS कोड में दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद डेप्थ पहले इंक्रीज किया, फिर लोड अगर और बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डबली रीइंफोर्समेंट पे आ जाते हैं, ठीक। लोड जब और बढ़ा तो डबली रीइंफोर्समेंट पे आ गए। अब लोड और इंक्रीज करने लगा, तो जब हम लोग लोड और इंक्रीज करेंगे, आपके पास और स्पेस कम है, तो उस केसेस में हम लोग कहेंगे स्टील स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से एक एडवांटेज भी दिख रहा है स्टील स्ट्रक्चर का। स्टील स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है, स्टील स्ट्रक्चर will take less space and more load as comparison to RCC स्ट्रक्चर, ठीक। ये एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, स्टील स्ट्रक्चर विल टेक लेस स्पेस, उनको स्पेस ज्यादा नहीं चाहिए एज कंपेयर टू RCC। जैसे इन सब में देख सकते हो आप लोग क्या करो, यहाँ पर डेप्थ बढ़ा रहे हो, पर इस केस में ऐसा नहीं है।
स्टील स्ट्रक्चर विल टेक लेस स्पेस एंड मोर लोड एज कंपेयर टू आरसीसी। तो ये इसका एडवांटेज है और इसीलिए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर मटेरियल या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर मेंबर के फॉर्म में लाया गया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लोड ले सकता है, ठीक, और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और उसमें स्किल लेबर की भी जरूरत नहीं है और लेस टाइम टेकिंग है। जैसे मान लो आपको बिल्डिंग बनानी है, हॉल बनाना है, सपोज कर लो एक हॉल बनाना है, तो हॉल में क्या करोगे? अगर आप लोग कंक्रीट बनाओगे, कंक्रीट ब्रिक ये सब बनाओगे तो उसको महीनों महीनों 1-2 महीना लग जाएगा आराम से। पर अगर स्टील स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? आप कॉलम खड़ा करोगे सीधे। जैसे सपोज कर लो यहाँ आपको बनाना है हॉल, तो क्या करोगे? कॉलम खड़ा करोगे और इन सबको बीम से आप स्टील से बीम से कनेक्ट कर दिए थ्रू बोल्ट और थ्रू वेल्ड, ठीक है, कनेक्ट कर दिया और ऊपर एक शट लगा दिए, हॉल तैयार। तो यही इसका एडवांटेज भी है, इसीलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक। अब जब मार्केट में लेने जाओगे स्टील स्ट्रक्चर को, तो चाहे आप बीम लेने जाओगे या कॉलम लेने जाओगे, तो उसको हम लोग कुछ पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब उसकी नेमिंग क्या है अभी आगे देखेंगे, पर यहाँ देख लो, आप लोग जब भी कोई स्टील बार लोगे, कोई भी आप एक सरिया लोगे, तो उस पर ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। ISLB WB ये अलग अलग लिखा रहेगा, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। ये लिखा रहेगा @ ये किलो न्यूटन पर मीटर या केजी पर मीटर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो इसमें मतलब क्या है, क्या है? आई मतलब इंडियन, ठीक है, S फॉर स्टैंडर्ड, L फॉर लाइट, B फॉर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। और ये 300 जो है ये ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। जो बीम की डेप्थ होगी वो ओवरऑल डेप्थ है और ये @ 0.41 बताता है कि 1 मीटर पे इतना भार आएगा, इतना किलो न्यूटन या इतना केजी, वो स्पेसिफिक लिखा रहेगा, ठीक है। तो जहां भी लिखा रहेगा वो इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 300 मतलब ओवरऑल डेप्थ, और उसका जो वेट होगा या उस पर जो टोटल लोड होगा वो कितना होगा? 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर, वो इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। तो कभी भी आप स्टील बार लेने जाओगे तो या तो आप पर्टिकुलरली इस नाम से मांगोगे, ठीक है, आप लोग इसी नाम से मांगोगे। अगर बीम लेना होगा, लाइट बीम लेना होगा, तो लाइट बीम इस नाम से मांगोगे, हैवी बीम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस नाम से मांगेंगे, ठीक है। तो और ये चीज आपको दुकानदार, तो अगर ये नॉलेज नहीं रहेगी तो दुकानदार तो आपको बेवकूफ बना देगा, ठीक है। तो क्या होगा, बार्स पे लिखा रहता है, इस तरह लिखा रहेगा और आगे पीछे कंपनी का नाम लिखा रहेगा, पर ये इस फॉर्म में लिखा रहेगा ISLB 300 @ तो इससे आपको पता चलेगा कि जो आप मांगे हो वही आपको मिलेगा, ठीक। और एक बात और, जैसे RCC में आप लोग 4562,000 IS कोड लेते थे, स्टील का भी कोड, ठीक है। और वो जो कोड है ये लिखा हुआ है IS 800-2007, ठीक है। और इसमें एक चीज और लेना है, IS हैंडबुक, ये दोनों चीज आपका एग्जाम में भी अलाउ है, एक तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड और एक IS हैंडबुक। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में क्या है, सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, मतलब जैसे आप लोग RCC में देखे होंगे सारे प्रोविजन, कोडल प्रोविजन जिसे बोलते हैं, वो सब दिया हुआ है, वैसे इसमें भी दिया है। और ये IS हैंडबुक है, इसमें मेंबर्स के बारे में दिए हुए हैं, जैसे कि कौन कौन सा मेंबर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, कितने कितने वेट का, मतलब सब डायमेंशन। जैसे अब IS कोड में इसको सर्च करोगे, ISLB 300 ये सर्च करोगे IS हैंडबुक में, तो आपको इसके बारे में सब कुछ देगा कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है पर यूनिट, फिर थिकनेस क्या है, इफेक्टिव थिकनेस क्या है, सब कुछ आपका उसमें देगा IS हैंडबुक में, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग ले लेना या फिर ये दोनों नेट से निकाल के प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। ये दोनों आपका जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको डाटा देना केवल यही लिख के दे दे, तो आपको IS हैंडबुक से ही सारा डाटा निकालना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IS हैंडबुक आप लोग ले लेना। तो इतना तो हो गया इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है स्टील का। तो पहला तो एडवांटेज हम आपको सामने ही दिखा दिए, पहला तो एडवांटेज यही है, क्या, कि ये ज्यादा लोड लेता है, कम स्पेस लेता है एज कंपेयर टू RCC, ठीक है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है,
हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, मतलब या तो ये कह लो या तो ये कह लो, दोनों एक ही चीज है कि मतलब अगर जैसे मान लो एक यूनिट ले लिए या एक यूनिट लिए आप स्टील का और एक यूनिट लिए आप आरसीसी का, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी, ठीक है, अगर उसका डायमेंशन सेम है तो। ठीक, ये इसका पहला एडवांटेज है और बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। दूसरा क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, सीधे आपको जो भी चाहिए, मान लो कॉलम आपको चाहिए 4-5, सीधे जाके शॉप पे बाई कर लो और ट्रक से लोड करा के अपना लेते आओ। तो ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, कहीं भी आप लोग इसको ले जा सकते हो। इजी टू फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशन मतलब इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। फैब्रिकेशन मतलब जैसे बीम, ये बीम लिए, कॉलम लिए, इन सबको नट बोल्ट के थ्रू जोड़ दिए तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये इसी को फैब्रिकेशन कहते हैं। तो ये इजी फैब्रिकेबल है। क्यों फैब्रिकेबल है, इसको सीधे कुछ नहीं करना, या तो वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड करना है और या फिर आपको नट बोल्ट के थ्रू जोड़ देना है, ठीक है। फिर इजी टू रिप्लेस, अगर आपको लगे मान लो घर में आपका 10 कॉलम है, कोई एक फेल हुआ तो सीधे नट बोल्ट खोल के ये कॉलम निकाल के दूसरा कॉलम रख दो, तो इजीली रिप्लेसेबल है। पर आपका बीम और कॉलम जब आरसीसी से बनाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले आप इसको तोड़ोगे, फिर एक सपोर्ट लगाओगे, उसके बाद इसको डालोगे, तो कम से कम इसको तोड़ने और फैब्रिकेट करने में कम से कम 10 से 11 दिन लग जाएगा। पर स्टील में ऐसा, और तुरंत यूज भी नहीं हो पाएगा। पर स्टील में ऐसा नहीं है, तुरंत निकालो, तुरंत जोड़ो और यूजेबल भी होगा, पूरा लोड भी लेगा। तो इसीलिए ये इजी टू रिप्लेसेबल है। इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू आरसीसी। अब आरसीसी में अगर आप उसे पेंट ना करो, पॉलिश ना करो, पेंट करते रहो, ठीक है, या तो उसका मेंटेनेंस भी देखते रहो, तब भी उसकी शायद लाइफ जो है 25 साल या 50 साल होगी। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इसको बस रस्टिंग से बचाना है, इसको आप रस्टिंग से बचाते रहो, पेंट करते रहो, फायर ना पकड़े, मतलब उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वहां ना पहुंचे, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी ज़्यादा है, आप लोग को जैसे पता ही होगा कि लोहा जो है कबाड़ में बेचोगे तो ज़्यादा मिलेगा, पर वही कंपेयर में आरसीसी बेचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। और ये रिसाइकलेबल भी होता है, जो भी आपका आयरन है उसे मेल्ट करके दोबारा से आप आयरन बना सकते हो, तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। अब हम इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई हो जाती है, ठीक है। जो स्टील स्ट्रक्चर बनवाते हो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होती है एज कंपेयर टू आरसीसी। क्यों, क्योंकि इसमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए, स्किल्ड लेबर नहीं रहेगा तो कहीं का कहीं भी जोड़ देगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि कितने पे वेल्ड करना है, लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी रखनी है। जैसे सपोज कर लो ये प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कितना करना है उसको पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है, ठीक। और फटीग, फटीग मतलब होता है साइक्लिक लोडिंग। जैसे मान लो जैसे मान लो ये पॉइंट है, कोई एक बीम का एक पॉइंट ले लो, इस पे अब 10 किलो न्यूटन का लोड लगाए, फिर हटाए, 1 घंटे बाद फिर 10 किलो न्यूटन, 1 घंटे बाद फिर 10 किलो न्यूटन, तो ये इस तरह जब साइक्लिक लोडिंग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फटीग, ठीक है। तो इसमें फटीग वाली प्रॉपर्टी भी होती है, बकलिंग प्रॉपर्टी होती है। बकलिंग मतलब इस तरह से बकल करे आना, ठीक। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ज्यादा लोड दोगे तो बकल भी कर जाएगा। और लास्ट है आपका फायर प्रूफिंग। ये फायर प्रूफ नहीं होता है एज कंपेयर टू आरसीसी, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को लेके, ठीक है, कि कौन कौन सी इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप लोग एसओएम में भी पढ़े हो, मटेरियल की बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़े हो, पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर किसी मटेरियल को हम लोग, जैसे ये सपोज करो बार है, इस पे लोड लगाए तो ये क्या करेगा, अपने आप को कांटेक्ट करेगा, फिर हम लोग जब लोड हटा लें तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाए। अगर ये प्रॉपर ऐसा हो रहा है मटेरियल में तो वो इलास्टिक मटेरियल कहलाता है, ठीक है। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया तो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक, ठीक है। जब हम लोड लगाएंगे, लोड हटाएंगे, अगर वो अपनी शेप रीगेन कर लिया तो वो इलास्टिक मटेरियल है।
और शेप रिगेन नहीं किया तो वो प्लास्टिक मटेरियल है। तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसी को डिफाइन करेंगे, इलास्टिसिटी है या प्लास्टिसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग मटेरियल को थिन वायर में चेंज कर सकें। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका मटेरियल है और इसको हम लोग मशीन में इम्बेड करके एक तरफ से खींचते जाएं तो ये क्या वायर के फॉर्म में अगर बन रहा है तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। ठीक है। डक्टाइल मटेरियल का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो जो स्टील वायर घर में यूज करते हो वायरिंग के लिए, वो डक्टिलिटी के कारण ही होता है। ठीक है। और ब्रिटलनेस का अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो जैसे चौक है, चौक को अगर बस हल्का सा खींचो टूट जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपका पेन है, पेन को अगर हल्का सा भी ऐसे खींच दो तो टूट जाएगा। ठीक है। तो ये सब इसका ब्रिटलनेस के कारण होता है। इसका और एग्जांपल है आपका जैसे आरसीसी बीम हुआ, आरसीसी बीम हुआ, आरसीसी कॉलम हुआ, ये सब ब्रिटलनेस में शो करते हैं, पर जो स्टील स्ट्रक्चर है वो डक्टाइल शो करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका फटीग है, तो फटीग अभी आपको बताया था, साइक्लिक लोडिंग जो होती है वो फटीग में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्रीप। क्रीप होता है ग्रेजुअल लोडिंग जो हम लोग लगाते हैं और उसके कारण जो प्लास्टिसिटी शो होती है उसे क्रीप कहते हैं। इसको समझ लो, क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मान लो ये हम वेट कोई लटका दिए, ठीक, वेट लटका दिए, ये बीम है, सॉरी ये कॉलम है ये वाला, और इसमें हम लोग ये वेट लटका दिए, तो कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, ये अपने आप का लेंथ इंक्रीज कर लेगा। 2 साल 3 साल 4 साल बाद, सपोज कर लो 4 ईयर बाद ये अपना लेंथ इंक्रीज कर लिया। तो ये, और अगर हम ये लोड वापस से हटाएंगे तो ये क्या हुआ, ये अपनी शेप पे वापस नहीं गया। ठीक है। तो ये प्लास्टिसिटी है, ये प्लास्टिसिटी के कारण नहीं गया। ठीक है। पर ये जो चेंज आया है, ठीक है, जो चेंज आया है समय के साथ, याद रखना सडन चेंज नहीं, समय के साथ चेंज। अगर ये लोड लगाए तुरंत चेंज हो जाए तो वो तो प्लास्टिक मटेरियल हो गया। ठीक है। और वो जो चेंज हुआ है वो प्लास्टिसिटी के कारण चेंज हुआ है। ठीक। पर अगर वही समय के साथ ये बदलाव हुआ तो वो प्लास्टिसिटी नहीं, वो क्रीप कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक। और ये जो है आपका टाइम के साथ वेरी करेगा, ये टाइम के साथ वेरी नहीं, ये सडन वाला होता है, ये ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे, और ये सडन। जैसे आपका घर, मान लो किसी भी जगह आप घर बनाते हो, प्रॉपर कॉम्पैक्शन अगर नहीं किए तो वो टाइम के साथ क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा, तो वो क्रीप एक्शन है। ठीक। अब नेक्स्ट आता है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, सपोज कर लो ये मटेरियल है और इसको आप लोग अगर किसी मशीन में डालते हो और इसको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में यही डिफरेंस है, इसमें जो है शीट के कारण होता है, मतलब शीट के फॉर्म में चेंज होता है, और डक्टिलिटी में वायर के फॉर्म में चेंज होता है। अगर किसी मटेरियल को हम लोग शीट फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग तो वो आपकी कहलाएगी मेलिएबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, अगर कोई मटेरियल एब्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है, अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो अगर आप कोई भी मटेरियल हो उस पर नेल से कोई इंप्रेशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर वो इंप्रेशन, जैसे आप लोग रॉक सॉरी ब्रिक में पढ़े हो कि हार्डनेस चेक करने के लिए क्या करते थे, नेल से हम लोग स्क्रैच मारते थे 1 mm का, तो अगर इंप्रेशन बन गया तो वो हार्ड मटेरियल नहीं है, और इंप्रेशन नहीं बना तो वो हार्ड मटेरियल है। ठीक है। तो हार्डनेस भी आपका वही चीज है, अगर स्क्रैच कर रहे हो तो उस पर कोई इंप्रेशन अगर नहीं बन रहा है तो वो हार्ड है, अगर इंप्रेशन बन रहा है तो वो हार्ड नहीं है। ठीक। तो ये सारी हो गई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर को कितने पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना है। जो स्टील होती है ये कुछ नहीं होती है, आयरन प्लस कार्बन कंटेंट। ठीक। अगर आयरन में कार्बन कंटेंट मिलाते जाओगे तो वो स्टील तुरंत बन जाएगा, और स्टील में जैसे जैसे ये अपनी प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन कंटेंट की
मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो अपनी आयरन की प्रॉपर्टीज लूज करके स्टील की प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहली आपकी होती है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन, तो जो कास्ट आयरन होती है, जो कास्ट आयरन होगा, ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट आपका 2% होता है। ठीक, कार्बन कंटेंट आपका 2% होता है और इसमें स्पेसिफिक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 410 से 440 और इसमें यील्ड स्ट्रेंथ होती है 230 से 300। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है ये पहले आप लोग समझ लो। तो ये यहाँ से आप लोग समझोगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील से। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का हम लोग पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ लेते हैं। ठीक, अभी क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ विजिबल नहीं होगा क्लियरली, हम आपको एक चीज बताते हैं। तो ये टेस्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, ये टेस्ट के लिए हम लोग ASTM अमेरिकन सोसाइटी टूल मशीन पे हम लोग 0.6 गेज 0.6 गेज का एक आयरन या स्टील रॉड, बेसिकली माइल्ड स्टील पे टेस्ट होता है, तो माइल्ड स्टील हम लोग लेते हैं 0.6 गेज का और इस पे हम लोग टेंसाइल लोड लगाते हैं। ठीक, टेंसाइल लोड लगाते हैं तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व बनाते हैं। ठीक, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व नहीं बनाते, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग बनाते हैं लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। और अगर लोड को एरिया से और डिफ्लेक्शन को ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये देगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कर्व। तो यहां से ये आता है और यहां से ये आता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, पहले ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। ठीक, पहले ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, फिर हल्की सी ये इंक्लाइनेशन अपनी या स्लोप कह सकते हो चेंज करेगा, फिर ये जाएगा ऊपर, अपर आएगा, लोअर। ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। अब इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ए जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट, ठीक है, या प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ए तक स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है और हुक्स लॉ इसे कह सकते हो। मतलब हुक्स लॉ आपका केवल ओ से लेके ए तक ही वैलिड है। ठीक है, इसके आगे हुक लॉ वैलिड नहीं है, ये बात याद रखना। फिर ए से लेके बी तक, तो बी को इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, बी को हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं, यही वो लिमिट है। ठीक है, मतलब ये जो है ये, इसे डक्टिलिटी नेचर यहीं तक बस शो होगा। ठीक है, इसके आगे डक्टिलिटी, सॉरी, इलास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसे बोलते हैं, डक्टिलिटी पॉइंट नहीं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, बी पॉइंट तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन और इसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये पूरा रीजन। ठीक, और यहीं तक होगा आपका यील्ड स्ट्रेंथ भी, यील्ड स्ट्रेंथ भी आपका यहीं बी पॉइंट तक ही होगा। मतलब बी पॉइंट तक वो आखिरी पॉइंट है जहां पर आपका इलास्टिसिटी नेचर शो करेगा। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, कोई लोड लगा रहे हो, लोड हटा ले लो, तो वापस से वो अपनी शेप क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक, तो अब तक पॉइंट बी तक ही है। अब सी क्या है, ये अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, और डी है लोअर यील्ड पॉइंट। तो जो यील्ड स्ट्रेंथ लेते हो वो डी पे ही लेते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ डी पर ही लेते हैं। तो डी पे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ क्यों लेते हैं, सी पे क्यों नहीं लेते,
क्योंकि जो ये सी पॉइंट है ना, ये फिक्स नहीं होता है, ये कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे, कभी कभी ऐसे, इसका नेचर फिक्स नहीं है, सेम मटेरियल के लिए है। तो इसीलिए और डी पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट है कि इतने के बाद आपका वो वहां पर डिफॉर्मेशन उतना देगा ही देगा, मतलब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा पर ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, सी पॉइंट। क्योंकि ये क्या करता है, वैरी करता रहता है। और वैरी क्यों करता रहता है, क्योंकि सपोज कर लो ये मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, आयरन पार्टिकल भी होंगे और कार्बन पार्टिकल भी होंगे। तो आयरन और कार्बन के बीच में इतना ज्यादा स्लिपिंग होती है, आयरन एंड कार्बन के बीच में स्लिपिंग, इतना ज्यादा वो स्लिप करेगा कि ये नेचर आपका, मतलब ये पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और इसीलिए ये फिक्स पॉइंट नहीं होता, पर ये फिक्स पॉइंट होता है, और यही आपका यील्ड स्ट्रेंथ भी देता है। फिर डी से लेके ई तक इसे यील्ड प्लेटो रीजन बोलते हैं। यील्ड प्लेट्यू रीजन, इसमें क्या होता है, अब यहाँ से देख सकते हो लोड सेम है, मतलब हम लोग लोड में वेरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहा है, ये डिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यील्ड प्लेट्यू रीजन वो रीजन होता है जहां पर भी आप, मतलब इस डी पॉइंट के बाद अगर आप हल्का सा भी लोड बढ़ाए तो बहुत वास्ट डिफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, डी के बाद आप हल्का सा भी लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, बहुत वास्ट डिफॉर्मेशन शो करेगा। तो यही आपका यील्ड प्लेट्यू रीजन है। उसके बाद से ई से एफ मटेरियल क्या होगा, अपना हार्ड होना चालू होगा, तो इसे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और एफ से क्या होगा, ये नेक बनाना चालू करेगा इस तरह से, जैसे ये मान लो मटेरियल है, तो यहाँ से ऐसे ये नेक बनाना चालू करेगा, ये मतलब गर्दन बनना चालू होगी, एफ पॉइंट से नेकिंग शुरू हो जाएगी। और ये होगा आपका स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। और जी होगा आपका ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक, तो यही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, यहाँ से ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही बताएगा कि मटेरियल आपका ब्रिटल है कि डक्टाइल है। कैसे, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन से, ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हो, लोड लगा रहे हो, वो अपनी शेप वापस नहीं करेगा, तो वही तो प्लास्टिक हुआ। अगर वो चीज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलास्टिक तो प्लास्टिक हो गया। और अगर वही इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू, इसे प्लास्टिक बोल दो या ब्रिटल डक्टाइल बोल दो। ठीक, और अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, मतलब मटेरियल क्या है, इलास्टिक मटेरियल है, तो वो होगा आपका ब्रिटल। ठीक, मतलब अगर किसी मटेरियल में प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो डक्टाइल है, और अगर उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो ब्रिटल है। अब देखो, घर के लिए अगर देखा जाए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डक्टाइल मटेरियल अच्छा मटेरियल माना जाएगा। क्यों, सपोज कर लो आपका है जैसे ये बीम है, ठीक, तो जो यहाँ जब ये यील्ड स्ट्रेंथ आएगी तो इसमें फर्स्ट क्रैक आएगा। तो वहां प्रिपेयर ना प्रिपेयर करो, वो टोटल आपके ऊपर है। ठीक? और छोटी आपके ऊपर है, तो फिर ये इंडिकेशन देगा कि आपका मटेरियल फेल होना चालू हो रहा है। पर ब्रिटल के केस में ऐसा कोई चीज नहीं है, ब्रिटल में सीधे क्या करेगा, मटेरियल आपका फेल करे आएगा। ठीक,
तो ये आपका हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो यही आपका पूरा बना हुआ है ये माइल्ड स्टील का। यहाँ तक हुक्स लॉ है, फिर आपका यील्ड स्ट्रेंथ या इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, नेकिंग एंड ऑल दैट। ठीक, तो ये चीज यहीं पर ये डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ही मैंने वो चीज डिफाइन किया था ये, कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह सकते हो। तो कार्बन स्टील या कास्ट स्टील, इसकी जो है 410 से 440 होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ 230 से 300 होती है। फिर आप कार्बन कंटेंट अगर बढ़ाते हो तो हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील, इसका जो होगा वो 480 टू 550 होगा, और स्पेसिफिक यील्ड स्ट्रेंथ 350 टू 400 होगा। तो ये हो गया इसका। ठीक, अब अगर और बढ़ा रहे हो कार्बन कंटेंट तो मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ कार्बन एलॉय स्टील मिलता है, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 400 टू 440 है, 440 टू 590, और ये हो जाएगा 300 टू 450। नेक्स्ट है आपका, इसे HYST बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ क्वेंस्ड एंड टेम्पर्ड स्टील। ये हो जाएगा आपका 700 टू 950 और 550 टू 700। तो जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे ये सारा मिलेगा। ठीक, तो ये तो आपको बता ही दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सम स्टील सेक्शन पे, कि कौन कौन सा स्टील सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बीम सेक्शन। बाकी ये तो जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो ये सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, बस वेरी यही करेगा। जैसे बीम सेक्शन में, बीम सेक्शन में क्या क्या है आपका, बीम सेक्शन में पहला है आपका ISLB, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। फिर ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ठीक, ये हो जाएगा मीडियम वेट बीम। और ISWB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, वाइड फ्लेंज बीम। उसी तरह ISJB होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, J फॉर जूनियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीम सेक्शन। अब वही अगर हम लोग नेक्स्ट आते हैं तो टी सेक्शन में, मतलब अगर कोई चीज आपको टी शेप में दिख रही है तो वो टी सेक्शन होगी। तो उसका है आपका ISHT, इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लेंज टी सेक्शन, और ISST, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन। ठीक है, तो ये टी सेक्शन हो गया। अब आते हैं एंगल सेक्शन में। तो एंगल सेक्शन आपका इस तरह होता है, एंगल सेक्शन जो होगा वो इस तरह होगा, इस फॉर्म में। और इन दोनों को बोलेंगे लेग्ड। ठीक, तो एंगल सेक्शन भी आपका इसको इस तरह दिखाएंगे, ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, और इसमें 100 है वो इसका वैल्यू है, 100 इसका वैल्यू है, और ये 10 है इसका थिकनेस। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो इक्वल लेग्ड, एक तो अनइक्वल लेग्ड। अगर सपोज कर लो ये L है और B है, अगर L इज इक्वल टू B है तो इक्वल लेग्ड होगा, और L इज नॉट इक्वल टू B देन अनइक्वल लेग्ड होगा। तो दो तरीके से आपका एंगल सेक्शन भी होता है, इक्वल लेग्ड और अनइक्वल लेग्ड। यहाँ पे लिख रखा है इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल। अगर A इज नॉट इक्वल टू B अनइक्वल है, और अगर A इज इक्वल टू B है तो इक्वल एंगल है। और लेग में क्या क्या होता है वो आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका चैनल सेक्शन। तो जो चैनल सेक्शन होता है वो इस तरह से, इन दोनों को ऐसे आकर जोड़ दो, या तो इन दोनों को अपोजिट में जोड़ दो, तो ये चैनल सेक्शन होते हैं। बेसिकली ये कॉलम में यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको ISSC, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है फ्लैट सेक्शन। तो फ्लैट सेक्शन क्या है, इन दोनों को जो आप जोड़ोगे तो किसी प्लेट से जोड़ोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और सामने से देखोगे तो ऐसा। ठीक है, मतलब पत्ती जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ISF से बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन। और इसको लिखने का तरीका थोड़ा दूसरा है, और उसके कंपेरिजन इसमें इधर इसकी विड्थ लिखते हैं, इधर इसकी थिकनेस लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका फ्लैट सेक्शन है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, इधर इसकी विड्थ होगी और इधर इसका हो जाएगा थिकनेस। ठीक है, और इसमें अलग अलग नाम है, ISSH,
ISPLRO, ISSQ, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी कैसी सीट है, तो टोटल इसी पे रहता है। और कुछ आपको शेप भी बताए थे, जैसे आई शेप, अगर आई के फॉर्म में हुआ तो आई शेप, एच के फॉर्म में हुआ तो एच शेप, और आई और एच में डिफरेंस क्या है वो जान लो। ये वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं फ्लेंज, और बीच वाला पार्ट होगा वेब। जैसे इसमें ये फ्लेंज है और ये वेब है। अगर फ्लेंज बड़ा है, ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू वेब, मतलब फ्लेंज जो है बड़ा है एज कंपेयर टू वेब, ये बड़ा है एज कंपेयर टू वेब, तो एच फॉर्म होगा। और अगर वेब बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लेंज, तो वो आई होगा। यही आपका डिफरेंस है कि जो सेक्शन है वो आई है कि एच है, यही दोनों डिफरेंस है, तो ये बात ध्यान रखना। ये सी शेप हो गया, ये जेड शेप हो गया, ठीक है, ये तो बता ही थे, एंगल वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह और भी कई सारे शेप्स हैं, ठीक। तो ये था आपका स्टील का इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कनेक्शन है, और उसके बाद हम लोग स्टील कनेक्शन का सॉरी वो रेविट कनेक्शन, या कह सकते हो नट बोल्ट कनेक्शन, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास। तो फिर अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और जो आपके सामने पूरा जो लिखा हुआ है, इसका मैं पीडीएफ बना के आप लोग को सेंड कर दूंगा शाम तक, ठीक है। और जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि इस जो ये वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और उसका जो है लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना सारे लोग, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट है, या कहीं भी कुछ भी पूछना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके है, वो सब्जेक्ट लगेगा। और कुछ पूछना है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मशीन, ASTM है आपका, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मशीन। उसी में आपका ये माइल्ड स्टील का जो टेस्ट होता है डक्टिली स्ट्रेंथ कर बनाने के लिए, वहीं से आता है, ठीक है। इसको गूगल पे भी सर्च कर लो तो आपको दिखा देगा कि ASTM है क्या। जैसे कि जो स्टील सेक्शन होता है उसको हम लोग में नहीं नाप सकते, ठीक है। वो इतना पतला होता है कि आपका 1 2 का स्टील सेक्शन आता ही नहीं है, उससे भी पतले होते हैं, ठीक है। तो उस एक लोअर क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग गॉज बोलते हैं, तो गॉज में हम लोग नापते हैं। जब भी हम लोग स्टील शीट लेने जाएंगे तो गॉज के फॉर्म में बोलेंगे कि भाई इतने गॉज की हमको स्टील शीट दे दो, ठीक है। वो एक बेसिकली कह सकते हो यूनिट है। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? जैसा आपका वो वाला कर बना था स्टील वाला ही एग्जैक्टली वैसे बनता है, बस ये वाली शेप सारी नहीं आती है उसमें। जो उसका कर बनाया जाता है वो इस फॉर्म में बनता है, कुछ इस फॉर्म में बनता है। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व जो आप बनाओगे वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। और कुछ पूछना है किसी को? और एक बात बताओ, ये IS हैंडबुक और IS कोड वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, या आप लोग डाउनलोड कर लोगे?
नेट पे सारा अवेलेबल है, ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना, नेट पे सारा अवेलेबल है। और उसका प्रिंट आउट, वैसे एक काम करना, आईएएस हैंडबुक आप लोग प्रिंट मत कराओ। आईएएस हैंडबुक आपका ये स्टील सेक्शन नाम से बुक आती है, ठीक है, पतली सी रहती है, 45 या 35 मतलब 50 के अंडर में ही आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर हैंडबुक कराने जाओगे तो 300-400 पेज की है, तो हैंडबुक को प्रिंट मत कराओ, आईएएस हैंडबुक खरीद लो, ठीक है, वो सस्ती पड़ेगी आपको। और जो ये आईएएस कोड है इसको आप लोग प्रिंट करा लेना, इसको प्रिंट करा के हार्ड बाइंडिंग करा के एचओडी सर से साइन करा लेना, तभी आप लोग एग्जाम में लेके बैठ पाओगे। और इसमें कुछ भी लिखना नहीं, बता दे रहे हैं पहले ही, अगर लिखे तो वो अलाउ नहीं होगा, फिर आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर एसएससी जेई मेंस भी दे रहे हो तो उसमें भी आप लोग हैंडबुक प्लस आईएस कोड आप लोग ले जा सकते हो, अलाउ होता है, पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अगर लिखे रहे तो आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए कुछ भी मत लिखना, बस प्रिंट आउट करा के रख लेना और पढ़ सकते हो, उस पर गोजना गाजना नहीं है, ठीक। और कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है, फिर क्लास एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से आपका कनेक्शन के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।